आइए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए, अब तक मैंने आपको सिंथेसिस में दो टॉपिक पढ़ा दिया है। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज और सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आज आपकी सिंथेसिस की ये लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अच्छा, यहाँ आप समझ लीजिएगा भैया, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो ऐसे क्लाज आएंगे। एक प्रिंसिपल क्लाज आएगा और दूसरा आएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज ऐसा क्लाज होगा जिसका अपना पूरा अर्थ होगा, जबकि सबऑर्डिनेट क्लाज ऐसा क्लाज होता है जिसका अपना अर्थ नहीं होता है। आइए देखते हैं, आपको पढ़ना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि वे सेंटेंस जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाज होता है। मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल क्लाज वह क्लाज होगा जिसका, यहाँ समझ लीजिएगा, जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लाज। और दूसरा क्लाज कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर रहे, दूसरे पर निर्भर हो। कहने का मतलब मेरे भैया, यहाँ पर दो ऐसे क्लाज आएंगे जिनमें एक सेंटेंस का तो अपना पूरा अर्थ दिया गया होगा, जबकि दूसरा अपने अर्थ के लिए वो दूसरे वाले सेंटेंस पर निर्भर रहेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक प्रिंसिपल क्लास दिया रहे जिसका अपना पूरा अर्थ हो, जबकि दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास दिया हो जिसका अपना पूरा अर्थ ना हो, तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले लिखिएगा सबऑर्डिनेट क्लाज। ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लाज को, सबऑर्डिनेट क्लाज को पहले लिखते हैं और इसके बाद क्या लगाते हैं, कोई ना कोई लगता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा। ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा। सबऑर्डिनेट क्लाज को पहले लिखेंगे, यानी कि पहले उस सेंटेंस से किसी सेंटेंस से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, उस पार्ट को पहले लिख लेंगे जिसका अपना पूरा अर्थ दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा, जिसका अपना अर्थ नहीं होगा पहले उसको लिखेंगे। इसके बाद एक कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे और इसके बाद आप लिख देंगे किसको, प्रिंसिपल क्लाज को। प्रिंसिपल क्लाज को, यानी यहाँ देखिएगा, पहले लिखिएगा जिसका अर्थ पूरा ना हो, जिसका पूरा अर्थ ना हो, जिसका पूरा अर्थ ना हो। पहले सेंटेंस में उसको लिखिएगा जिसका पूरा अर्थ ना हो। इसके बाद जो है, बाद में लिखिएगा प्रिंसिपल क्लाज जिसका अपना पूरा अर्थ हो, और दोनों को जोड़ना किससे है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ना है। यहाँ आप इतनी बात समझ जाएंगे, मतलब प्रिंसिपल क्लाज में दो क्लाज आते, मतलब किसमें, आप अगर देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भैया दो प्रकार के क्लाज आएंगे, दो प्रकार के सेंटेंस आएंगे। एक सेंटेंस आएगा जिसका अपना पूरा अर्थ दिया गया होगा, मतलब क्लियर उसका स्वतंत्र अर्थ होगा, और दूसरा सेंटेंस कोई ऐसा दिया जाएगा जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होगा। ऐसे वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाज और एक सबऑर्डिनेट क्लाज आता है। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लास को आपको पहले लिखना है, इसके बाद कोई कंजंक्शन लगाना है, फिर लिखना है प्रिंसिपल क्लास को। ये तो पूरे सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लास तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के ये कौन कौन से, पहला नाउन क्लास, ये नाउन की विशेषता बताएंगे।
नाउन की विशेषता नाउन क्लास से। एडजेक्टिव क्लाज, ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, एडजेक्टिव क्लाज। और एडवर्ब क्लाज, एडवर्ब क्लाज क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी विशेषता बताएंगे आपके एडवर्ब क्लाज। आइए देखते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर आप बात करें अपने नाउन क्लाज की, आइए देखते हैं पहले क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लाज। नाउन क्लाज का प्रयोग करके कैसे हम क्या बनाते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया पहला क्वेश्चन, ये तो आपका नियम भी नहीं लिखा हुआ है, नाउन क्लाज। नाउन क्लाज में भैया आपको यहाँ थोड़ा सा समझने की बात ये होगी कि नाउन क्लाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाउन क्लाज में आपको इनडायरेक्ट नरेशन में जितने कंजंक्शन आते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में मेरे भैया, नाउन क्लाज में इनडायरेक्ट नरेशन के कंजंक्शन, कौन कौन इनडायरेक्ट नरेशन में कंजंक्शन आते हैं आपको पता होगा। कंजंक्शन आता है दैट, आपका कंजंक्शन आता है आपका इफ़ या वेदर आएगा, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर आता है आपका, और उसके बाद आपका WH कंजंक्शन। 3 प्रकार के कंजंक्शन आते हैं आपको नाउन क्लाज में। मैंने बताया कि नाउन क्लाज का यूज आप करिएगा तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में जितने कंजंक्शन आते हैं उसका यूज करिएगा। यहाँ देखिएगा कब यूज किया जाएगा इसका, दैट का। यहाँ देखिए पहले दैट का यूज आप पढ़ रहे हैं। दैट का यूज किसी सेंटेंस में तब करते हैं जब दोनों सेंटेंस असर्टिव में हो। अगर आपका कॉम्प्लेक्स बनाना है भैया, दोनों सेंटेंस अगर असर्टिव में दिए गए होंगे तब आप क्या करिएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव में दिए गए होंगे तब आप कॉम्प्लेक्स बनाइएगा मेरे भैया। तो आप ये करिएगा कि आपको पहले क्या करना है, पहले उस सेंटेंस को ढूंढना है जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं है, यानी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज है, जो सबऑर्डिनेट क्लाज है जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं है, पहले उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया। 2018 में पूछा ही वाज इनोसेंट, वो इनोसेंट माने निर्दोष था, वो इनोसेंट मतलब निर्दोष था। इट वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, इट वाज द वेरिडिक्ट मतलब निर्णय था, किसका निर्णय था, ज्यूरी मतलब संसद का। अब बताओ भैया, यहाँ पर आपको मैंने बताया इनडायरेक्ट नरेशन जब लिखना तो क्या कर देना आप, इनडायरेक्ट नरेशन का यूज करते समय क्या करेंगे, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय इनडायरेक्ट नरेशन में अगर आपका दोनों सेंटेंस दिया हुआ है किसमें, असर्टिव में, यहाँ देखो ही वाज इनोसेंट, ये भी असर्टिव दिया है, वह निर्दोष है। दैट वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, ये संसद का फैसला है। भैया देखो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक तो दिया गया ही वाज इनोसेंट, वो निर्दोष है, और दूसरा सेंटेंस दिया गया दैट वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, ये संसद का फैसला था। मेरे भैया अगर आपका 2 सेंटेंस ऐसे दिए हों कि एक का अपना पूरा अर्थ हो, ही वाज इनोसेंट पूरा है, वो निर्दोष है, लेकिन कह रहा है कि दैट वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, ये संसद का फैसला है। अब भैया संसद का फैसला क्या है, जब तक ये नहीं आप जानिएगा कि ही वाज इनोसेंट कहेंगे कि संसद का फैसला है ये है कि वो निर्दोष है, तब तक आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। यानी कि जो दूसरा वाला सेंटेंस दिया गया है वो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए पहले वाले पर निर्भर रहेगा। तो जो दूसरा सेंटेंस है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो आपका पहला सेंटेंस दिया जिसका अपना पूरा अर्थ है वो आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। दैट मीन आपको लिखना पहले क्या है, लिखना तो है आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करेंगे, यहाँ देखो दैट वाज दैट वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, ये संसद का फैसला था, लेकिन आप दैट से सेंटेंस को शुरू नहीं करेंगे, यहाँ वाज ही रहेगा। दिस वाज, ये था,
क्या था, नहीं ये दिया, ये दो तरह से कर सकते हैं, ये द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, चाहे यहाँ लिखते हैं द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी, संसद का फैसला वाज दैट, यह था कि, क्या था, ही वाज इनोसेंट, या इसी को हम लिख सकते थे कि दिस वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी दैट, लिख देते दिस वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी दैट ही वाज इनोसेंट, ऐसा भी लिख सकते थे आप। दूसरा देखो क्वेश्चन दिया है, दूसरा आपका क्वेश्चन दिया था कि दिस इज डेफिनिट एंड सर्टेन, नहीं क्वेश्चन देखो, यू विन सम, आप कुछ चीज़ें जीतते हैं, यू लूज सम, कुछ चीज़ें आप हार जाते हैं, दिस इज डेफिनिट एंड सर्टेन। देखो भैया ये भी सही है, यू विन सम, आप कुछ चीज़ें जीतते हैं, पूरा अपना अर्थ है, यू लूज सम, आप कुछ चीज़ें हार जाते हैं, कुछ चीज़ों में असफल हो जाते हैं, अपना पूरा अर्थ है। लेकिन ये दिया है दिस इज डेफिनिट एंड सर्टेन, ये निश्चित है और सर्टेन है, तय है। तो कहने का मतलब देखो भैया इसी का अपना पूरा अर्थ नहीं है, किसका अपना पूरा अर्थ नहीं है, दिस इज डेफिनिट एंड सर्टेन, तो इसको पहले लिख दिया दिस इज डेफिनिट एंड सर्टेन, दैट से जोड़ दिया। इसके बाद दोनों सेंटेंस देखेंगे, यू विन सम, आप कुछ चीज़ें जीतते हैं, आर यू लूज सम, या कुछ चीज़ों में आप हार जाते हैं। कहने का मतलब भैया सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसके बाद दैट लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल क्लॉज को लिख देंगे। फिर देखो दिया है गुड ट्रम्फ ओवर इविल इन द एंड, 2017 में पूछा गया, दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है, बार बार पूछ लिया था, दिस इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, इट इज डेफिनेट, दिस इज डेफिनेट, कुछ ऐसे करके दे देता है। तो आप जानेंगे सबसे पहले उसी को लिखना है, दिस इज सर्टेन, दैट लगा दिया, फिर इसके बाद पहले वाले को उतार दिया, गुड ट्रम्प ओवर इविल इन द एंड, मेरे ख्याल से आएगा। दूसरा देखो पूछा है 2016 में, क्या कहा गया, अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे, ए पॉपुलर टीचर, एक प्रसिद्ध अध्यापक थे, एंड पीपुल्स प्रेसिडेंट, और वो जनता के राष्ट्रपति थे, लोगों के राष्ट्रपति थे। इट इज़ ट्रू, ये सच है, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, ये सब लोग स्वीकार करते हैं। मेरे भैया देखो इट इज़ ट्रू, ये सच है, क्या सच है पता नहीं, यानी कि ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अगला दिया है इट इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, इसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज आल्सो नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, तो ये जो है ये भी आपका कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी क्या है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो देखो हमने क्या लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इट इज ट्रू, ये सच है, एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, और सब लोग के द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है, दैट लगाओ, और उसके बाद देखो अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट टीचर, अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट लिख दिया, कामा लगाया, पॉपुलर टीचर लिखा था लिख दिया, और उसके बाद स्टडीज लिखा था लिख दिया, और एक बाद नहीं, एंड पीपुल्स प्रेसिडेंट, और जनता के वो राष्ट्रपति थे। जैसे था आपका पूरा सेंटेंस का अर्थ, यानी कि सब प्रिंसिपल क्लॉज, अपने प्रिंसिपल क्लॉज को सेम टू सेम उतार लिया, पहले सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को लिख लिया, दैट लगाया, प्रिंसिपल क्लॉज लिख दिया। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, कब पूछा गया है, यहाँ आइए देखते हैं। पूछा गया ये क्वेश्चन 2016 में, कहा क्या गया कि ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, अभी अब्दुल कलाम की तरह, कामा लगाया, स्टडीज परिश्रम, वो पढ़ाई करने वाला है, और हैज ए जेनरस माइंड, उसका उदार मन है, दयालु मन है। इट इज़ नोन टू वन एंड ऑल, ये सब लोग जानते हैं। अब बताओ भैया, मेरे ख्याल से अब तो पहचानने में सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई दिक्कत नहीं होगी, किसमें आपका पूरा अर्थ नहीं है, तो पूरा अर्थ नहीं है, इट इज़ नोन टू वन एंड ऑल, तो उतार लेंगे इट इज़ नोन टू वन एंड ऑल दैट, फिर क्या लिख देंगे, ही इज इंटेलिजेंट, स्टडीज एंड हैज ए जनरस माइंड। तो भैया मेरे बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका
नाउन क्लाज में दैट का यूज करना होगा तो आप मेरे ख्याल से कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर कह देता है एवरी रिलीजन टीच अस, हर धर्म हमें सिखाता है। अब देखो इसमें हर धर्म हमें सिखाता है, क्या सिखाता है नहीं पता है, यानी कि आपका सेंटेंस दिया हुआ है किसमें, सबऑर्डिनेट क्लाज में। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाज में दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, दैट लगाएंगे, और उसके बाद जो प्रिंसिपल क्लाज में दिया गया सेंटेंस है उसको हम उतार लेते हैं ज्यों का त्यों। इसकी लिए आपको मेरे ख्याल से इतने सारे एग्जाम्पल के बाद ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि सबसे पहले वी हैव टू यूज क्या, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, देन वी यूज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट, और उसके बाद क्या लगा देंगे, उस प्रिंसिपल क्लाज को लिख देंगे जिसका अपना पूरा अर्थ दिया गया है। मेरे ख्याल से दैट का यूज आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इफ या वेदर। इफ या वेदर आपको मैंने बताया था 3 प्रकार के कंजंक्शन का यूज होगा आपके नाउन क्लाज में। पहला कंजंक्शन तो आपको दैट लगा दिया आपने, कब लगाएंगे, जब दोनों सेंटेंस असर्टिव में दिए गए होंगे, और तो हम क्या करेंगे, पहले सबऑर्डिनेट क्लाज को लिख लेंगे और उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल क्लाज को। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लाज का पूरा अर्थ नहीं होता, पहले बिना अर्थ वाले को लिख लेते हैं, इसके बाद दैट लगाते हैं, जिसका पूरा अर्थ दिया गया है उसको लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी बदलेगी आपकी। क्या बदलेगी, जब आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब एक सेंटेंस असर्टिव नहीं अफर्मेटिव में हो। असर्टिव और अफर्मेटिव के अंतर को मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें नॉट का प्रयोग ना हो, जबकि असर्टिव, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के कंबाइंड रूप को हम असर्टिव कह सकते हैं। यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों के मिक्स रूप को हम असर्टिव कहते हैं, जबकि अफर्मेटिव होता है जिसमें निगेटिव नहीं होता है, केवल अफर्मेटिव होता है। तो पहले सेंटेंस में अफर्मेटिव रहेगा, एक सेंटेंस में अफर्मेटिव, और दूसरे में या तो निगेटिव रहे या क्या करे रहे, या निगेटिव का प्रयोग हो। यानी एक थी आपका अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव जब होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि निगेटिव वाले को पहले लिख दीजिएगा, बस ध्यान रखिए। अगर एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, तो आप किसको, निगेटिव को पहले लिखिए, इफ या वेदर लगाइए, अफर्मेटिव को जोड़ दीजिए। देखो कह रहा है ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। आई कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते। पहला अफर्मेटिव में, दूसरा निगेटिव में। निगेटिव को पहले लिख दीजिए, आई कैन नॉट से इफ। इफ लगा देंगे, दूसरे वाले को उतार देंगे, ही इज ए गुड बॉय। फिर दिया है ही मे बी ए थीफ, याद रखिएगा, ही मे बी ए थीफ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। निगेटिव वाले को पहले लिखना, लिख लीजिए आई डोंट नो, इफ लगा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भैया देखिएगा, अगर मैं दिया है, यदि मैं हो, मैं का प्रयोग हो, अगर कहीं मैं का प्रयोग हो तो आप क्या उसे किस में, इज, एम या आर में बदल देते हैं भैया। हाँ, कह रहा है ही मे बी ए थीफ, वो चोर हो सकता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, तो आप निगेटिव को पहले लिखिएगा, इसके बाद इफ़ का प्रयोग करिएगा। लेकिन अगर मे का यूज है तो उसको हटाइएगा, वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद देखो दिया है WH कंजंक्शन। अच्छा भैया, WH कंजंक्शन कब लगता है? आपने देखा होगा कि अगर एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या असर्टिव में दिया हो, एक सेंटेंस असर्टिव में हो और दूसरा सेंटेंस WH प्रकार का हो। 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपने समझ लिया, दैट का प्रयोग कब होगा? जब दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव रहेंगे। इफ का प्रयोग कब होगा? जब एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव दिया गया होगा तो इफ लगाइएगा।
WH कंजंक्शन कब लगेगा भैया? जब आपका एक सेंटेंस असर्टिव में दिया हो और दूसरे सेंटेंस में कोई WH शब्द सेंटेंस दिया हो, यानी कि कोई सेंटेंस WH शब्दों से प्रारंभ हो। सीधा सीधा देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या दिया हुआ है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, 2023 में पूछा गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जिसमें भी आपको WH वर्ड का यूज होगा, दैट सेंटेंस विल ऑलवेज यूज एट लास्ट। हाँ, वह सेंटेंस हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाएगा, बाद में यूज किया जाएगा, जिसमें WH शब्द का प्रयोग होगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। सेंटेंस को असर्टिव बनाकर बाद में लिखेंगे। असर्टिव बनाने का मतलब यह है कि WH शब्द जहां लिखिएगा, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मत लगाइएगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया गया, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो WH वाले को बाद में लिखना है, ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। पहले देखो, आई डोंट नो, इससे कोई मतलब नहीं, आई डोंट नो उतार लेंगे। इसके बाद WH कंजंक्शन लगाएंगे वेयर, लेकिन इसके बाद जो लिखा गया सेंटेंस होता है उसको असर्टिव बना देते हैं। तो असर्टिव बनाएंगे, देखो वेयर आर यू गोइंग है, तो यू आपका सब्जेक्ट है। WH वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस बात को याद रखिएगा आप, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। देखो तो दूसरा सेंटेंस है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाई शी इज वीपिंग, वो काहे रो रही है। बताओ, बाद में आया वाई सी इज वीपिंग, वी यूज बाद में उसी को यूज करेंगे। पहले लिख लेंगे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, WH कंजंक्शन लगा दिया वाई। इसके बाद देखो इज सी वीपिंग दिया है तो सी इज वीपिंग कर देंगे। समझ जाओगे। तीन प्रकार की चीज़ें किसमें, नाउन क्लाज में। नाउन क्लाज में तीन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें, दैट का प्रयोग आपको पढ़ना है, आपको इफ़ या वेदर का यूज पढ़ना है, आपको WH कंजंक्शन पढ़ना है। नाउन क्लाज में तीन चीज़ों में पहली चीज़ दैट का प्रयोग कब होगा, जब दोनों सेंटेंस कैसे दिए हों, अफर्मेटिव में दिए हों, दोनों सेंटेंस असर्टिव में दिए गए हों। यानी कि दोनों सेंटेंस अगर असर्टिव में दिए गए होंगे तो आप क्या करिएगा भैया, आप पहले वाले सेंटेंस को जिसका पूरा अर्थ नहीं है उसको लिख लीजिएगा, इसके बाद दैट लगाइएगा, बाद में जोड़ दीजिएगा जिसका अपना पूरा अर्थ है, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को। इफ़ या वेदर कब लगाइएगा, इफ़ या वेदर तब लगाइएगा जब एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव में दिया गया होगा, तब लगाइएगा। और क्या करिएगा, जो निगेटिव वाला है उसको पहले लिखिएगा, इफ़ या वेदर लगाइएगा, और इसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको बाद में लिखिएगा। लेकिन WH कंजंक्शन कब लगाइएगा, जब WH शब्द से एक सेंटेंस शुरू हो, दूसरा सेंटेंस असर्टिव में यानी अफर्मेटिव या निगेटिव में दिया गया होगा, तब लगाइएगा। और ऐसे में आप असर्टिव वाले सेंटेंस को पहले लिखिएगा और WH वाले को बाद में लिखिएगा। WH कंजंक्शन का प्रयोग करने के बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाइएगा। असर्टिव बनाने से मेरा मतलब यह है कि सेंटेंस की शुरुआत करिएगा आप सब्जेक्ट से। दैट्स क्लियर। आगे कह रहा है, देखो अगर एक सेंटेंस असर्टिव में दूसरा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर। अच्छा, ये तो आपको बता चुके हैं, ये आपको बता चुके हैं पहले ही। नाउन क्लॉज में तीनों कंजंक्शन अगर आपने समझ लिए तो आपका दूसरा जो क्लॉज आता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और अगर आपसे क्वेश्चन की बात करें मेरे बच्चों, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य करता है और वो विशेषता किसी नाउन या प्रोनाउन की बताता है किसी एक सेंटेंस के। यहाँ देखिएगा क्या करना है, एक सेंटेंस के किसी नाउन की, अगर एक सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो और दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता बताई गई हो। बताओ भैया, कहने का मतलब किसी एक सेंटेंस में किसी एक नाउन या प्रोनाउन का वर्णन किया जाएगा, उसकी बात की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा, जबकि दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता बताई जाएगी।
तो देखो, विशेषता बताने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन स्पेशली आप 3 ठी पढ़िएगा, हु पढ़ लीजिएगा, विच पढ़ लीजिएगा और दैट पढ़ लीजिएगा। और इसमें से भी केवल 2 इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं, हु और विच का यूज। इन दोनों को आप सीख लेंगे तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर पाएंगे। और कैसे करना है आप क्लियर जान लीजिए। हु का यूज, हु का यूज तब करना मेरे बच्चों, यही आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं करने में। इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दे डू नॉट लर्न क्लियरली कि हाउ वी यूज अलग अलग सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनका हम कैसे यूज करते हैं, ये हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते समय बहुत परेशान होते हैं। तो हु का प्रयोग कब करेंगे भैया, जब पहले सेंटेंस में कोई एक नाउन दिया हो। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। पहले सेंटेंस में कोई नाउन दिया हो और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का। पहले सेंटेंस में कोई नाउन हो और दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का। अब आई आपका सब्जेक्टिव केस है, ही आपका सब्जेक्टिव केस है, सी आपका सब्जेक्टिव केस है, यू आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों माने। अच्छा, आपको पता होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। अगर पहले सेंटेंस में कोई नाउन आया और दूसरे सेंटेंस में उसी के लिए सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया तो आप क्या करेंगे, उस प्रोनाउन को हटाएंगे या उस नाउन के ठीक बगल में आप हु का यूज कर देंगे। उस प्रोनाउन को हटा करके दोनों वाक्यों को कॉमा से जोड़ेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, उस नाउन के ठीक बगल में हु का प्रयोग कर देंगे जिसकी विशेषता बताई गई है प्रोनाउन लिख करके। देखिए, कह रहा है आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज ब्लाइंड। इफ वी मेक दिस सिंपल सेंटेंस वी यूज ओनली आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। कल मैंने आपको बताया था आई सॉ ए ब्लाइंड मैन। कब, किसमें, जब आप बनाते उसका सिंपल। लेकिन अगर आपसे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहेगा तो आप सेम चीज़ को क्या करिएगा, आई सॉ ए मैन, ही को हटाइएगा, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे, हु, बाकी उतार लेंगे वाज ब्लाइंड। कर पाएंगे। कब पूछा गया था ये, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काजेज। कुछ लोग जो है कुछ महान कार्यों के लिए, कुछ महान कारणों के लिए मर जाते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका सब लोगों के द्वारा सम्मान किया जाता है। अब मेरे भैया यहाँ देखिएगा, सम पीपुल, कुछ लोग, इनकी विशेषता बता रहा है कौन, इस दूसरे सेंटेंस में दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका सब लोगों के द्वारा सम्मान किया जाता है। तो मेरे भैया पहले सेंटेंस का एक नाउन है सम पीपुल जिसकी विशेषता बताई गई है दे के द्वारा, और दे को हटाएंगे। पहले तो जानिए दोनों सेंटेंस को आप कॉमा से जोड़ेंगे, ये भी आपको पता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा, उस नाउन के ठीक बगल में हु का प्रयोग करेंगे जिसकी विशेषता बता रहा है। तो देखिए सम पीपुल, कुछ लोग जो मर जाते हैं, कुछ लोग, तो सम पीपुल इसकी नाउन की विशेषता बताया गया है दूसरे सेंटेंस में दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। तो सम पीपुल के ठीक बगल में हु लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी सेंटेंस को उतारेंगे, दोनों वाक्यों को कॉमा लगा करके जोड़ देंगे और जो दूसरे सेंटेंस का प्रोनाउन हो उसको क्लियर। आगे देखिए, अगर आप बात करें, ये 2023 में पूछा गया, ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे। ए वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत स्वस्थ आदमी, बड़ा मोटा ताजा आदमी, केम टू मी यस्टरडे। यहाँ भैया देखिए किसकी विशेषता बता रहा है, हेल्दी मैन, ए वेरी हेल्दी मैन, ये आपका नाउन है जिसकी विशेषता बताई गई है ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। किसकी विशेषता बताई गई, ए वेरी हेल्दी मैन। लो
दोनों तरह से बना सकते थे। ए वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत स्वस्थ आदमी। हु केम टू मी स्टरडे, कामा लगाते वाज ब्लाइंड, तब भी सही था। ए वेरी हेल्दी मैन हु वाज ब्लाइंड, फिर कामा लगाएं केम टू मी स्टरडे, ऐसा भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा इसको दो तरह से, ए वेरी हेल्दी मैन, फिर लगा देते हु केम टू मी स्टरडे, कामा लगाते वाज ब्लाइंड, सही है आपका। यहाँ देखो दूसरा सेंटेंस 2020 में पूछा गया था। द बॉयज हैव कम बैक, लड़के लौट आए, लड़के लौट आए। फिर कह रहा है दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे पिछले महीने दिल्ली गए हुए थे। अब बताओ इसमें बॉयज की विशेषता बताई गई, लिख दिया द बॉयज हु। हाँ अब देखो हु हैव कम बैक ऐसा भी लिख सकते हैं, द बॉयज हु हैव कम बैक, वो लड़के जो आ गए हैं। दे फिर कामा लगाते वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे पिछले महीने दिल्ली गए थे। या यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए हुए थे। यहाँ कामा लगाएं और देखो यहाँ से आपने क्या किया, दे को हटा दिया, सब दे को हटा दिया। इसके बाद देखो अगर बाद में लिखा हुआ है तो उसको लिख दीजिए हैव कम बैक, जो छोड़ा हुआ था आप लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर हुम और हु जाता है, हालांकि आपसे आज तक क्वेश्चन नहीं किया गया है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप केवल दो पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, दोनों आपको बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत होगी क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। आप हु पढ़ लीजिए और विच पढ़ लीजिए। हु और विच अगर जान लेंगे तो बाकी आपको समस्याएं नहीं आएंगी। हु आपने जान लिया कब आता है, जब पहले सेंटेंस के किसी नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज किया गया हो, प्रोनाउन का यूज करके मतलब प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज हो, और इसके बाद उस नाउन की विशेषता दूसरे सेंटेंस में बताई गई हो। आप करना क्या है, आप पहले क्या करिएगा, उस नाउन तक सेंटेंस को लिखिएगा जिसकी विशेषता बताई गई हो। अगर सेंटेंस के लास्ट में वो नाउन आया है तो पूरा सेंटेंस लिखिएगा, अगर शुरुआत में आया है तो उस नाउन के बाद हु लगाइएगा और बाकी सेंटेंस को आगे लिखिएगा। दूसरे सेंटेंस से केवल आपको प्रोनाउन को हटाना है, बाकी से सेंटेंस को लिख लेना है, आपको हु समझ में आएगा। यहाँ आपको आगे मैं छोड़ दे रहा हूँ इतना हुम का प्रयोग। अच्छा देख लीजिए, अच्छा कब आता है, जब नाउन के बारे में नाउन के बारे में दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस आता है तो हुम लगता है, अगर पॉजेसिव केस लगता है तो हुज लगता है, लेकिन जब सब्जेक्टिव ही पूछा जाता है तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जानिएगा विच का प्रयोग, विच का प्रयोग कब आता है भैया। पहले तो आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ समझने की ये है कि हु का प्रयोग, यहाँ जानिए हु केवल, हु जो है केवल व्यक्ति के लिए आएगा। वहाँ जितने भी क्वेश्चन दिखाए मैंने, देखिएगा जितने भी क्वेश्चन दिखाए, क्या जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं परीक्षा में, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काजेज, पीपुल माने लोग, व्यक्ति हैं। यहाँ देखिएगा ए वेरी हेल्दी मैन व्यक्ति है। इसके बाद देखिएगा द बॉयज हैव कम बैक, बॉयज क्या हैं, व्यक्ति हैं। यानी कि आगे अगला क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए और चारों क्वेश्चन किसके बारे में बात किए गए हैं, केवल व्यक्तियों के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हु का जो यूज होता है वो केवल व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि विच का यूज कब होता है, वस्तु या जानवर के लिए। अगर किसी सेंटेंस में किसी वस्तु या जानवर की विशेषता बताई जाए और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग हो और प्रोनाउन का प्रयोग करके उसके बारे में कुछ कहा गया हो, तब आप यूज करेंगे विच का। आइए देखते हैं, ये देखिएगा कह रहा है आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा।
इट वाज लेइंग ऑन द रोड, ये रोड पर लेटा हुआ था। यहाँ पर भी देखिएगा वो कंडीशन लागू होती है, इसमें भी प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज आता है। यहाँ देखिएगा आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, आपका सेंटेंस पूरा है। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस की बात करिए, इट वाज लेइंग ऑन द रोड, ये सड़क पर लेटा हुआ था। कौन लेटा हुआ था भैया? कुत्ता लेटा हुआ था ना। लेकिन यहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो आपका सेंटेंस जो माना जाएगा वो सबऑर्डिनेट क्लास का माना जाएगा। यहाँ आप याद रखिएगा, हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होगा, जबकि विच का प्रयोग वस्तुओं और जानवरों के लिए आप करिएगा। यहाँ पर कह रहा आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा। कुत्ता क्या है? जानवर है। आप वही काम करिएगा। क्या? आई सा ए डॉग, मैंने कुत्ता देखा। और कुत्ते की विशेषता बताई गई है कि इट वाज लेइंग ऑन द रोड, ये सड़क पर लेटा हुआ था। तो जिस नाउन की विशेषता बताई गई उसके बगल में लिख देते हैं विच, और बाकी प्रोनाउन को हटाते हैं, बाकी सेंटेंस को उतार लेते हैं। अगला देखिएगा, सी गेव मी ए वॉच, उसने मुझे एक घड़ी दी। इट गिव्स करेक्ट टाइम, ये सही समय दिखाती है। बताइए वॉच क्या है आपका? वॉच आपका है क्या? वस्तु है। अब बताओ, आई सी गेव मी ए वॉच, नाउन लिख दिया वॉच, लास्ट में लिखा हुआ है विच लिखा, इट को हटाया, लिख दिया गिव्स करेक्ट टाइम। 2020 में पूछा गया, आई बॉट ए वॉच, इट इज सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। देखिएगा इसमें 3 सेंटेंस दिए हैं भैया। जब 3 सेंटेंस दिए हैं तो मैंने क्या किया, पहले दोनों सेंटेंस को मैंने एडजेक्टिव का यूज करके जोड़ दिया। आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। इट इज सेमी स्मार्ट वॉच, अगर आपका केवल यहीं पर ख़त्म हो जाता तो आप लिख सकते थे आई बॉट ए वॉच विच इज ए सेमी स्मार्ट वॉच, आंसर सही होता। लेकिन यहाँ इस तरह से दिया है, आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। इट इज़ सेमी स्मार्ट वॉच, सेमी स्मार्ट वॉच जो है ये आपका क्या है? सेमी स्मार्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो ये किसकी विशेषता बता रहा है? वॉच की। तो हमने लगा दिया आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आई सा ए मैन ही वॉज ब्लाइंड, आई सा ए ब्लाइंड मैन। यहाँ आप देख लीजिए, आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच, और इसके बाद देखो इट दिया है विच लिख देंगे, चूंकि इसके लिए बताया गया है। इस वॉच की विशेषता बताई है, निर्जीव की विशेषता बताई है, वस्तु की विशेषता बताई है, तब आप विच का यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए इट को हटाएंगे, बचा क्या क्या? आई लाइक वेरी मच, जिसे मैं बहुत पसंद करता। दूसरा क्वेश्चन पूछा, आई लिव एन एयरी हाउस, मैं एक हवा युक्त घर में रहता हूं, मतलब ऐसे घर में जहां पर हवा बहुत क्लियर आती है। आई लिव इन एन एयरी हाउस, मैं एक हवा युक्त घर में रहता हूं। इट इज डबल स्टोरीड, बताओ नाउन क्या? एयरी हाउस, बारे में क्या बताया? डबल स्टोरीड। इट को हटाओ, विच इज डबल स्टोरी, मेरे ख्याल से आ जाएगा। दिस इज ए बुक, आई बॉट इट, ये किताब है, मैंने इसको खरीदा है। किसको खरीदा है? किताब को। उसके बगल में विच लिख दिया। अब देखो इट को हटाया, बाकी बचा हुआ लिख दिया। मतलब भैया आपको अगर हु और विच का यूज करना है तो यू हैव टू बी क्लियर कि जब आपका सेंटेंस कोई व्यक्ति दिया गया होगा, पहले सेंटेंस में आपका कोई व्यक्ति नाउन के रूप में दिया हो और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो, तो सब्जेक्टिव केस को आप हटाइएगा और उस व्यक्ति के ठीक बगल में ठीक बाद में हु लगा दीजिएगा और दोनों वाक्यों को आप कॉमा लगा करके जोड़ दीजिएगा। सेम कहानी आपके विच की है। अगर किसी वस्तु या जानवर का वर्णन होगा पहले सेंटेंस में और उसके लिए प्रोनाउन के रूप में इट का दूसरे सेंटेंस में प्रयोग होगा, तो इट जहां कहीं भी रहेगा उसको ढूंढ करके हटा दीजिएगा और दोनों वाक्यों को कॉमा लगा करके जोड़ दीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको हु और विच दोनों की कहानी समझ में आई होगी। आगे अगर आप बात करते रिलेटिव एडवर्ब की,
तीन चीज़ें आपने बताया, मैंने तीन चीज़ों की कहानी बताई आपको कि पहली चीज़ तो आपका रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। रिलेटिव एडवर्ब होता है व्हाई, व्हेन, वेयर। ये तीनों रिलेटिव एडवर्ब के काम करते हैं, यानी कि जितने भी WH वर्ड होते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। भैया अगर देखो कब व्हाई का यूज होता है, कब व्हेन का होता है और कब वेयर का यूज होगा, ये आप सीख लीजिए। अब बताइए व्हाई का यूज तब करिएगा जब पहले सेंटेंस में कोई कार्य होगा, जब पहले सेंटेंस में कोई कार्य होगा और दूसरे सेंटेंस में रीजन शब्द आएगा। जब पहले सेंटेंस में कोई काम हो और दूसरे सेंटेंस में रीजन शब्द का प्रयोग हो तब आप व्हाई का यूज करते हैं। जैसे कहा शी इज वीपिंग, वो रो रही है, फिर इसके बाद कह दिया नोबडी नोज द रीजन, कोई कारण नहीं जानता है। भैया देखो द रीजन शब्द आएगा तब आप व्हाई का यूज करिएगा, जहां पर रीजन आएगा वहीं पर व्हाई का यूज करिएगा और आप रीजन को भी हटा दीजिएगा। देखिए अब जिस सेंटेंस में रीजन शब्द आया पहले उसको लिखेंगे नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, फिर लगाएंगे व्हाई और बाकी दूसरे सेंटेंस को जिसका अपना पूरा अर्थ है बाद में उतार लेंगे। फिर कह रहा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण जानते हो। देखो भैया रीजन आ गया, उसको पहले लिख लिया डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाई लिखा, दूसरे सेंटेंस को उतार लिया। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा वेयर कहाँ लगेगा भैया, वेयर तब लगाइएगा जब एक सेंटेंस में किसी स्थान का वर्णन हो। दिस इज अयोध्या, एक सेंटेंस में किसी स्थान का वर्णन हो और दूसरे सेंटेंस में हियर अथवा देयर का प्रयोग हो। ध्यान से समझिएगा, एक सेंटेंस में किसी स्थान का वर्णन हो और दूसरे सेंटेंस में हियर अथवा देयर का प्रयोग हो। दिस इज अयोध्या, ये अयोध्या है। राम वाज बॉर्न हियर, राम यहाँ पैदा हुए थे। जहां भी हियर या देयर है ढूंढ के मारो हियर को। यहाँ देखो हियर देयर के जगह पे प्लेस भी दे सकता है। हियर देयर की जगह पर ए प्लेस भी द प्लेस भी दे सकता है। दिस इज अयोध्या, ये अयोध्या है। राम वाज बॉर्न हियर, राम यहाँ पैदा हुए थे। भैया कुछ नहीं करना, हियर देयर को हटाना, जिस नाउन जिस स्थान की विशेषता बताएगी उसके ठीक बगल में आपको लगाना है वेयर। दिस इज अयोध्या वेयर, जहां राम वाज बॉर्न। किसको हटा देंगे, हियर को। यू पुट माई बुक इन ए प्लेस, तुमने मेरी किताब एक जगह रख दी है। शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। देखो जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं वो पहले लिखेंगे शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। कौन जगह, जगह की विशेषता बताई गई, कामा इसके बाद शो मी द प्लेस, जगह दिखाओ। कौन जगह, जहां यू हैव पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब रखी है। क्वेश्चन मेरे बच्चों यहाँ देखिएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है माई मदर पुट हर ऑर्नामेंट, मेरी माँ पुट माने रखी है, ऑर्नामेंट अपने गहनों को, मेरी मम्मी अपने गहनों को रखती है। कहाँ, इन ए सेफ, एक तिजोरी में। मेरी माँ अपने गहनों को एक तिजोरी में रखती है। दिस इज द सेफ, यही वो तिजोरी है। बताओ किसकी विशेषता बताएगी, तिजोरी की। मेरी माँ, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर इसके बाद हम वेयर का यूज कर देंगे। किसकी विशेषता बताई थी, सेफ की, जगह की। वेयर माई मदर पुट हर ऑर्नामेंट, लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस में हियर आया हो, देयर आया हो या वही नाउन फिर से दिया गया हो तो उसको हटा देते हैं, एक ही बार लिखते हैं। आपने समझ लिया कब यूज होता व्हाई का।
अगर पहले सेंटेंस में या किसी एक सेंटेंस में कोई कार्य किया गया हो, दूसरे सेंटेंस में रीजन शब्द का प्रयोग होगा तो रीजन शब्द को हटा देंगे और रीजन वाले सेंटेंस को पहले लिखेंगे, इसके बाद व्हाई लगा करके दूसरे सेंटेंस को उतार लेंगे। लेकिन अगर वेयर का प्रयोग करना होगा तब आप कब करेंगे? जब एक सेंटेंस में किसी स्थान का वर्णन होगा और दूसरे सेंटेंस में क्या किया जाएगा, उसका हियर अथवा देयर लिख करके विशेषता बताई गई होगी। तो आप क्या करिएगा, जिस स्थान का वर्णन किया गया है पहले उस सेंटेंस को लिखिएगा और उस स्थान के बगल में वेयर का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को उतार दीजिएगा, हियर और देयर को हटाइएगा, या अगर वही नाउन आया है तो उसको हटा दीजिएगा। आगे देखिए, व्हेन का यूज कब करते हैं? व्हेन का यूज तब करिएगा जब एक सेंटेंस में कोई कार्य किया जाए और दूसरे सेंटेंस में टाइम शब्द आए। यहाँ कहानी देखिए, टाइम आ जाए। एक सेंटेंस में कोई काम हो, दूसरे में टाइम आ जाए। देखो, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। आई डोंट नो द टाइम, मुझे समय नहीं पता। अब यहाँ भी याद रखिएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की, जिसमें आपका टाइम शब्द आया है सबसे पहले वही लिखेंगे। देखो, आई डोंट नो, लेकिन उस टाइम शब्द को हटा देंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। जहाँ टाइम आया था वहाँ व्हेन लगा देंगे, बाकी को उतार लेंगे। आई डोंट नो व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मैं नहीं जानता मेरे पापा कब आएंगे। फिर देख रहा, ही विल गो टू आगरा टुमारो, वो कल आगरा जाएगा। नो बडी नोज द टाइम, कोई समय नहीं जानता। जिसमें टाइम शब्द आया पहले लिख दो। क्या? नो बडी नोज, कोई नहीं जानता, उसके बगल में व्हेन लिखो, बाकी उतार लो। 2019 में पूछा गया, द ट्रेन विल कम एट ए सर्टेन टाइम, रेलगाड़ी एक निश्चित समय पर आएगी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर यहाँ पर लिख देते द टाइम, वो समय, तब भी सही था। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या बताना है कि कब द ट्रेन विल कम, द ट्रेन विल कम, रेलगाड़ी आएगी, आप कर ले जाएंगे। तो मेरे भैया, अगर फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवाते हैं कौन कौन चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, एक बार बैक करके दिखाते हैं आपको। आपने अब तक पढ़ लिया क्या? जब दो सेंटेंस असर्टिव में दिए गए होंगे तो आप दैट का यूज करेंगे। जब एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव में दिया गया होगा तो इफ़ या वेदर का यूज करिएगा। जब WH कंजंक्शन एक आपका अफर्मेटिव या एक असर्टिव में दिया हो, दूसरे में WH शब्द का प्रयोग होगा, तब आप WH शब्द को बाद में लिखिएगा, यानी WH शब्द वाले सेंटेंस को बाद में लिखिएगा और उसके बाद सेंटेंस को बना लीजिएगा असर्टिव। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके अलावा भी क्या देखते हैं? इसके अलावा एडजेक्टिव क्लास देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास में मैंने 3 प्रकार के क्लास आपको पढ़ाए। पहला तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास पढ़ाऊंगा। एडजेक्टिव क्लास में आपने देख लिया 2 चीज़ें, जिसमें आपको हु का यूज मैंने सिखा दिया। हु कब आएगा मेरे प्यारे भैया? हु तब आएगा जब पहले सेंटेंस में किसी व्यक्ति का वर्णन होगा और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। तो आप प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को दूसरे सेंटेंस से हटाइएगा, कामा लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़िएगा, लेकिन उस नाउन के ठीक बगल में हु लिख दीजिएगा जिसकी विशेषता बताई गई हो। ठीक, विच के बारे में क्या बताता है? विच जानवर और वस्तु के लिए आता है। अगर पहले सेंटेंस में किसी वस्तु या जानवर का वर्णन होगा और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए इट का प्रयोग होगा या इट का प्रयोग करके उसकी विशेषता बताई गई होगी, तो आप इट को हटाइएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा? पहले सेंटेंस को लिखिएगा, उस नाउन के ठीक बगल में विच लगा दीजिएगा, दोनों वाक्यों को कामा लगा करके जोड़ दीजिएगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से सीख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी बनाया जाता है। आपका रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग करके बनाया जाता है कभी कभी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन होते हैं? व्हाई होता है, वेयर होता है और व्हेन होता है।
व्हाई कब आता है? जब पहले सेंटेंस में कोई काम हो और दूसरे सेंटेंस में कहीं पर रीजन शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो रीजन वाले सेंटेंस को पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद व्हाई का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को जोड़ दीजिएगा। इसके अलावा आप अगर वेयर का यूज़ देखेंगे, अगर पहले सेंटेंस में किसी स्थान का वर्णन और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए हियर अथवा देयर का प्रयोग होगा, तो दूसरे सेंटेंस से हियर अथवा देयर को हटा दीजिएगा, दोनों वाक्यों को कॉमा लगा करके जोड़िएगा। जिस स्थान की विशेषता बताई गई है उसके ठीक बगल में, ठीक बाद में वेयर का प्रयोग करिएगा। अच्छा, अगर ये आपने समझ लिया तो व्हेन का प्रयोग तब किया जाएगा जब एक सेंटेंस में कोई कार्य हो और दूसरे सेंटेंस में समय का वर्णन हो, यानी ए टाइम, सम टाइम, द टाइम का प्रयोग हो। तो द टाइम, सम टाइम, ए टाइम वाले सेंटेंस को पहले लिख लीजिएगा। इसके बाद जो है उस द टाइम, ए टाइम, सम टाइम को हटा दीजिएगा। इसके बाद व्हेन का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़िएगा। और इसके अलावा अगर इतनी चीज़ें आप सीख लेंगे तो तीसरा टाइप आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग, और एडवर्ब क्लॉज में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है। यहाँ देखिए, एडवर्ब क्लॉज से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। एडवर्ब क्लॉज जानकारी करवाता है समय की भी, समय की जानकारी करवाता है, स्थान की जानकारी करवाता है, कारण की जानकारी करवाएगा, परिणाम की भी जानकारी, उद्देश्य बताता है, विरोध बताता है, तुलना बताता है। 7 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। एडवर्ब क्लॉज से अमूमन इन 7 चीज़ों की जानकारी होती है। आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट ये बात है। आइए देखते हैं। समय अगर आपको व्यक्त करना है, हालांकि समय से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसको छोड़ देते हैं। आप देखिएगा स्थान, स्थान आपका, अच्छा छोड़ते नहीं है, समय भी देख लेते हैं। समय व्यक्त करने के लिए देखिए कंजंक्शन लगाइएगा किसका, एज सून एज का या नो सूनर डिड का। एज सून एज लगता है, नो सूनर डिड लगता है, आफ्टर बिफोर भी लगता है, टिल और अनटिल लगता है। केवल समय व्यक्त करने के लिए इतने कंजंक्शन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आप कब लगाएंगे एज सून एज और नो सूनर डिड, यहाँ ये जानिएगा भैया। एज सून एज और नो सूनर डिड बिल्कुल अगर आप याद करिएगा, प्रेजेंट वाला आप उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल याद करिएगा। जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ रहेगा। अब यहाँ पर इस चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका सब्जेक्ट एक होना चाहिए कि 2 होना चाहिए, दोनों सेंटेंस का अलग अलग होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता है। आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों का एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम किया गया होगा तब यू कैन यूज एज सून एज या नो सूनर डिड। कैसे यूज करते हैं ये देख लीजिएगा। कह रहा है कि राम सा ए लायन ही रैन अवे, वो भाग गया। मेरे बच्चों, अगर आप इसी को सिंपल में, यहाँ ब्रैकेट में अगर आपको लिख देता कि इसका सिंपल बनाइए, तब आप आसानी से लिख देते सीइंग ए लायन राम रैन अवे। लेकिन अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपको बनाना हुआ, ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि इसका बनाना क्या है, इसका आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिखा रहेगा। और ऐसे लिखा रहेगा तब आप क्या करिएगा, देखिएगा जहाँ पर कि एक काम के तुरंत बाद, इसका क्रेडिट ज़्यादा ले लेता है सिंपल वाला, ये सिंपल में ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए यहाँ नहीं पूछा जाता है। तो भैया जब ऐसी कंडीशन कभी आएगी आपके सामने तो आप क्या करिएगा, खाली एज सून एज से सेंटेंस शुरू कर दीजिएगा। एज सून एज राम सा ए लायन, कामा लगाइएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। एज सून एज तो बहुत आसान है,
बहुत आसान का मतलब ये है कि पहले वाले सेंटेंस के पहले एज सुन एज लगाइए, दोनों को वाक्यों को कामा लगा करके जोड़ दीजिए, इतना आसान है। नो सूनर डिड का जब यूज करते हैं, अगर मान लीजिए इसी में नो सूनर डिड लगाते तो पहले लगाते नो सूनर डिड, फिर लिख देते राम। लेकिन नो सूनर डिड के बाद कुछ मेरे प्यारे बच्चों को यहू नहीं पता चलता है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो सा को सा ही लिख देते हैं, और जैसे ही सा को सा लिखते हैं आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, इसलिए कि नो सूनर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ देख लीजिएगा, द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक क्लास में आए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बना दिया नो सूनर डिड, इसके बाद देखो सब्जेक्ट लिखा, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म, जितने बच्चे नो सूनर डिड का यूज करेंगे वो हमेशा नो सूनर डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। इंटर द क्लास, कामा लगाएंगे, द स्टूडेंट्स स्टूड अप उतार लेंगे। यहाँ देखो आफ्टर और बिफोर कब लगता है भैया, इसका बड़ा अच्छा सा जुगाड़ है। जब एक काम शुरू होने समाप्त हो गया हो और दूसरा काम प्रारंभ हो। भैया मेरे यहाँ पर अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा जिसमें आपको हैड हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब अगर एक सेंटेंस में हैड दिया हो और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया हो, तब आप आफ्टर या बिफोर का यूज कर सकते हैं। और आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी कि जहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर भी देखो यहाँ बिफोर लगाइएगा, इस बात को याद रखिएगा, आपके सिंटैक्स में भी काम आएगा ये चीज़। जहाँ पर भी आप बिफोर का यूज करिएगा तो बिफोर के बिफोर में पास्ट परफेक्ट लिखिएगा। यहाँ देखिए बिफोर के बिफोर में पास्ट परफेक्ट लिखिएगा और आफ्टर में क्या लिख दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट लिख दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, लेकिन अगर आफ्टर का यूज करिएगा तो आफ्टर में पास्ट परफेक्ट लिखिएगा, आफ्टर में पास्ट परफेक्ट लिखिएगा और बिफोर में पास्ट इंडेफिनिट लिख दीजिएगा, बिफोर में पास्ट इंडेफिनिट लिख दीजिएगा। मेरे भैया इसका मतलब आपका सीधा सा ये है कि जब बिफोर आएगा तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा और पास्ट इंडेफिनिट बाद में आएगा, लेकिन जब आफ्टर आएगा तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा और पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा। बस क्लियर हो जाएगा। आप देखिए दिया था द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज डॉक्टर आया, मरीज मर चुका था। अब भैया अगर आप सेम टू सेम लिखना चाहें द डॉक्टर केम तो पास्ट इंडेफिनिट आपने पहले लिख दिया, आप आफ्टर लगाना पड़ेगा, बाद में लिख देंगे द पेशेंट हैड डाइड। लेकिन यहाँ मैंने बना दिया द पेशेंट हैड डाइड पहले लिख दिया, यानी पास्ट परफेक्ट को पहले लिख दिया, तो मुझे लगाना पड़ेगा बिफोर द डॉक्टर केम। अब लेकिन अगला क्वेश्चन देखिएगा, द प्यून हैड क्लोज्ड द गेट, चपरासी ने क्लोज कर दिया गेट। आई रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा। यहाँ देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस और पहले पास्ट परफेक्ट लिख दिया था, तो अगर पास्ट परफेक्ट पहले लिखा गया है तो पास्ट परफेक्ट आप पहले लिख दीजिए, तो बिफोर लगा करके जोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपका आफ्टर का यूज़ किया है, तो आफ्टर में पहले आप लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, बाद में लिख दिया द प्यून हैड क्लोज्ड, कर ले जाएंगे। अच्छा, टिल अनटिल कब होता है? टिल अनटिल तब होता है जब एक कार्य के होने तक दूसरा काम चलता रहे। एक काम मतलब देखो कह रहा है कि द क्राउड बीट द थीफ, भीड़ ने चोर को पीटा, दे बीट हिम टिल हिज डेथ, टिल हिज डेथ, उन्होंने उसकी मौत तक पीटा, मतलब तब तक पीटा, तब तक पीटा, तब तक जब तक मर नहीं गया। द क्राउड बीट द थीफ, फिर टिल लगा देंगे, ही
देखो जब ये यहाँ पर पोजेसिव केस के बाद थर्ड फॉर्म दिया रहेगा तो पोजेसिव केस और थर्ड फॉर्म को हटाइएगा, इसको बदल दीजिएगा नाउन में, ऐसा ही दिया रहेगा। अब देखो डेड टिल ही डाइड, इसका नाउन फॉर्म DIED थर्ड फॉर्म में, जब तक वो मर नहीं गया। इसके बाद देखो अगला, स्थान व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थान व्यक्त करने के लिए देखो भैया दो चीजें आती हैं, एक तो व्हेयर भी आता है और व्हेयर ईवर आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए भी हैं, आपके इंपॉर्टेंट ये कंपटीशन के लिए भी है। व्हेयर का और व्हेयर ईवर, व्हेयर कहाँ लगता है पहले ये जान लीजिए। जब एक सेंटेंस में ए प्लेस, सम प्लेस, एनी प्लेस, देख लीजिए अगर आपको कहीं पर ए प्लेस, सम प्लेस, एनी प्लेस दिख जाए और दूसरे सेंटेंस में हियर, देयर या द प्लेस का प्रयोग हो, ऐसे देखिए क्या क्या, एक सेंटेंस में ए प्लेस, सम प्लेस, एनी प्लेस दिया रहेगा। द ए वुड कटर लिव एट सम प्लेस, एक लकड़हारा किसी जगह पर रहता है। दूसरे सेंटेंस में नोबडी लिव्स देयर, वहाँ कोई नहीं रहता है। जिस सेंटेंस में हियर, देयर या ए प्लेस आया है उस सेंटेंस को पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? नोबडी लिव्स देयर, कोई वहाँ नहीं रहता है। फिर इसके बाद लिख देंगे व्हेयर, फिर ए वुड कटर लिव उतार देंगे। उस सम प्लेस, ए प्लेस, एनी प्लेस को हटा देते हैं। दिस इज ए प्लेस 2024 में, दिस इज ए प्लेस। अब देखो चाहे यहां पर लिख देते आई वाज अट्रैक्टेड, आई वाज अटैक्ड बाई रॉबर हियर। अब हियर चाहे पहले लिख दिया, हियर आई वाज अटैक्ड बाई ए रॉबर। दिस इज द प्लेस, यहां दिस इज ए नहीं, यहां द प्लेस था। दिस इज द प्लेस। इसके बाद देखो द प्लेस के बाद व्हेयर यहां लिख देंगे। दिस इज द प्लेस व्हेयर, इसके बाद दूसरे वाले को जोड़ देंगे, हियर को हटा देंगे। क्या क्या करना है देखिएगा, फिर से समझिएगा। अगर एक सेंटेंस में ए प्लेस, सम प्लेस या एनी प्लेस आया हो और दूसरे सेंटेंस में हियर अथवा देयर अथवा द प्लेस का प्रयोग हो, तब आप हियर देयर वाले को पहले लिखेंगे और उसके ठीक बगल में व्हेयर का प्रयोग। जैसे द वुड कटर लिव एट सम प्लेस, सम प्लेस, ए प्लेस, एनी प्लेस को हटाना है, जिसमें प्लेस दिया है उसको हटा देना है। हाँ, यहाँ इसको हटा देना है। दिस इज द प्लेस व्हेयर, यहाँ लिख देंगे व्हेयर। अगला क्वेश्चन, शी स्टडीज इन ए कॉन्वेंट स्कूल, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, वो हमेशा अपने क्लास में प्रथम आती है। यहाँ चाहे कम्स फर्स्ट इन हर क्लास या कम्स फर्स्ट देयर भी हो सकता है। तो भैया जगह का नाम है कॉन्वेंट स्कूल, इसके बगल में व्हेयर। अगर हियर या देयर होता तो वहाँ से हटा देते, लेकिन नहीं है तो नहीं हटाएंगे, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। फिर दिया है यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, प्लीज शो मी द प्लेस। अच्छा भैया ये तो आपका व्हेयर वाला है, यू प्लीज शो मी द प्लेस व्हेयर यू हैव पुट माई द ऑर्नामेंट, 2019 में पूछा। अच्छा व्हेयर ईवर कब लगता है? व्हेयर ईवर तब लगता है जब एक सेंटेंस में मेनी प्लेसेज आया हो। समझ लीजिए, एक सेंटेंस में मेनी प्लेसेज और दूसरे में एवरीवेयर आया हो।
पहले वाले एक सेंटेंस देखो, नरेंद्र मोदी गोज टू मेनी प्लेसेज। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गोज टू मेनी प्लेसेज, वो कई जगहों पर जाते रहते हैं, पता नहीं कब देश में रहते हैं बेचारे, घूमते रहते हैं। ही इज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया जाता है। पहले सेंटेंस में मेनी प्लेसेस, दूसरे में एवरीवेयर। तो भैया आप क्या करेंगे, पहले लिख देंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। कहाँ, व्हेर एवर माने जहाँ कहीं भी जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है जहाँ कहीं भी वो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, आपने देख लिया क्या, समय। समय के लिए as soon as, no sooner did, as soon as, no sooner did आपने पढ़ लिया। आफ्टर, बिफोर पढ़ लिया आपने जान लिया till और until, किसमें, समय व्यक्त करने के लिए। आपने स्थान व्यक्त करने के लिए क्या सीख लिया, where और where ever सीख लिया। इसके बाद आप कारण, कारण देखिए भैया, कारण जानने के लिए बिकॉज का यूज करिएगा। कारण जानने के लिए बिकॉज का यूज करिएगा। जैसे देखिए, अगर एक सेंटेंस में कारण दिया हो, दूसरे में परिणाम, एक सेंटेंस में कारण, दूसरे में परिणाम दिया हो, ही वॉज इल, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वो बीमार था, वो कॉलेज नहीं गया। पहले आप परिणाम को लिख दीजिएगा, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाएगा। क्यों, बिकॉज लगा दीजिए परिणाम को बाद में। देखिए, सी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, वो हमेशा प्रथम आती है। बताओ, पहले परिणाम लिखो, सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। बिकॉज या एज, सिंस कुछ भी लिख दें, बिकॉज लिख दिया, एज लिखा था, एज, सिंस या बिकॉज। सी इज इंटेलिजेंट। देखो भैया, परिणाम कब, सो दैट का यूज कब होगा, जब एक सेंटेंस में वेरी या क्वाइट आए, दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट। एक बात बताओ भैया, आपने अगर सिंपल सेंटेंस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको एक बार देखिएगा। सिंपल सेंटेंस में आपको इसी प्रकार के सेंटेंस के लिए TOO और टू का यूज मैंने सिखाया होगा, आप उसको भी देखिएगा। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम आता है। कभी कभी आपका TOO वाला क्वेश्चन देता, कह देता इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। परिणाम अगर सो दैट में कैसे रहेगा, एक में आपका अगर, एक में अगर बेरी और क्वाइट, द क्वेश्चन इज टू नहीं, यहां बेरी रहा होगा, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा देखो, ये यही क्वेश्चन में बता रहा था, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। प्रश्न टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, अगर TOO और टू का यूज हो, आपको अगर इसका सिंथेसिस इसका बनाना था, इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन में देना चाहिए, लेकिन 2023 में ये पगलाया और दे दिया इसको उठा करके इन्होंने सिंथेसिस में। तब क्या करेंगे भैया, TOO को हटाइएगा, उसकी जगह पर सो लिख दीजिएगा। TOO को हटा करके सो लिख दीजिएगा, और एडजेक्टिव जो इसके बाद है उसके तुरंत बाद दैट लगाइएगा। इतनी बात समझ में आएगी। सो की जगह पर, टू की जगह पर TOO वाले टू की जगह पर सो लगाइएगा, और एडजेक्टिव के बाद दैट लगाइएगा। और दैट के बाद क्या लिखना है, दैट के बाद आपको लिखना है वन। अच्छा, दैट के बाद की कहानी थोड़ी सी आप समझ लीजिएगा कि अगर आपका यहाँ वन कब लगेगा, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो या इट हो, इट या कोई निर्जीव होगा। द क्वेश्चन इज
टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, तो भैया क्वेश्चन जो होता है वो निर्जीव होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो या इट होगा तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ दैट के बाद वन लगाएंगे और टू को हटाएंगे, उसकी जगह पर कैन नॉट या कुड नॉट लगा देंगे। क्या क्या करना है, TOO को हटाना है, सो लिखना है। फिर इसके बाद दोनों सेंटेंस को कह दें हम दैट से जोड़ देंगे। और इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, कोई निर्जीव है या इट है, तब आप क्या लिख देते हैं, वन लिख देते हैं। नहीं तो वही सेम आप सब्जेक्ट या उसका प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे 2022 में क्या पूछा गया ये देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, ही वॉज सो टायर्ड, वो बड़ा थका था। ही कुड नॉट रन, हाँ, ही वॉज वेरी टायर्ड ऐसे रहा होगा। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका था। ही कुड नॉट रन, वो दौड़ नहीं सका 2022 में। अगर वेरी या क्वाइट है तो उसकी जगह पर हटाइएगा, सो लिखिएगा। ही वॉज सो टायर्ड, फिर दैट लगाइएगा और इसके बाद फिर से वही प्रोनाउन और कैन नॉट या कुड नॉट। अगर आपका यहाँ पास्ट में दिया है तो यहाँ कुड नॉट, अगर प्रेजेंट में दिया है तो कैन नॉट। यहाँ देखो EJMR तो कैन नॉट, अगर वाज वेयर आया हो तो कुड नॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में पूछा गया, ही इज वेरी पुअर, वो बड़ा गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर रहा होगा। ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, स्कूटर नहीं खरीद सकता। बताओ, बेरी को हटाया, हमने लिख दिया सो, बेरी को हटाया सो लिख दिया। इसके बाद क्या किया हमने, दैट लिखा, वही सब्जेक्ट ही लिख दिया। चूंकि यहाँ EJMR था यानी प्रेजेंट था तो हमने कैन नॉट लिख दिया, टू को हटा करके उतार दिया। फिर देखो 2019 में भी पूछा गया, मतलब भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो दैट वाला बहुत पूछा जा रहा है। द ट्रेन वाज वेरी लेट, रेलगाड़ी बड़े देर से आई। वी कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम। देखो बेरी या क्वाइट आया, दूसरे में कैन नॉट कुड नॉट आया, तो बेरी को बदलना सो में, दैट लगाना और देखो वी कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम। दैट के बाद देखो ये पहले ही दिया है, वी कुड नॉट रीच देयर, कैन नॉट कुड नॉट लगाना है तो भैया कैन नॉट कुड नॉट पहले ही दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल आपको बेरी को बदलना है सो में। फिर 2018 में पूछा था, द रेन ये क्या, द रेन वाज वेरी क्विकली, बारिश बहुत तेज थी। वी सून नहीं, ही रैन वेरी क्विकली है, रैन है ये भैया, मेरे गलती हो गई, यहाँ माफ़ करिएगा मुझे, यहाँ पर आपका रैन दिया था। ही रैन सो क्विकली, वो बहुत तेज दौड़ता है। ही विल सून ओवरटूक हिज फादर, तो भैया वो जल्दी ही अपने पिता को ओवरटेक कर देगा, मतलब पार कर लेगा। तब आप क्या लिख देंगे, सो तो पहले दिया है तो सो ही रहेगा, दैट लिखेंगे और वही सब्जेक्ट फिर से यहाँ ही उतार देंगे। आगे आगे अगर आप बढ़ते हैं, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए क्या होता है भैया, अब यहां सो और दैट कहानी समझिएगा, परिणाम के नहीं, आप परिणाम व्यक्त करने के लिए सो दैट, लेकिन सो और दैट के बीच में THAT, सो दैट के बीच में यहाँ आपका एक एडजेक्टिव बैठा होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा सो दैट इकट्ठे लिखा होता है। देखो, पहले में कोई काम किया जाए, दूसरे में अगर उद्देश्य व्यक्त किया गया हो तो आप सो दैट का यूज करते हैं। कैसे, वी ईट टू लिव, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन में पूछना चाहिए। वी ईट टू लिव, हम ईट माने खाते हैं, टू लिव ताकि हम जिंदा रह सकें।
भैया मेरे यहाँ की कहानी थोड़ी सी टेढ़ी है। टेढ़ी कहानी ये है कि आप सो दैट पहले हम क्या करेंगे, जो काम कर रहे हैं उस काम को लिखेंगे। हम ईट माने खाते हैं, और इसके बाद देखो सो दैट से जोड़ देंगे, सो दैट। अब इसके बाद वही सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मे लिखेंगे, मे लिख करके वर्ब लिख देंगे। जैसे देखो, राम टूक ए नाइफ, राम ने चाकू लिया। ही वांटेड टू किल मी, वो मुझे मारना चाहता था। भैया मेरे समझने की ज़रूरत आपको ये है कि आपका ये जो सेंटेंस वी ईट टू लिव दिया था, वहाँ आपका 2 सेंटेंस होना चाहिए था, वी ईट, फिर इसके बाद देना चाहिए था वी वांटेड टू लिव। भैया मेरे जब एक सेंटेंस आपने वहाँ पर देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा सिंपल सेंटेंस में टू का यूज में आपने सीखा होगा कि अगर एक सेंटेंस में कोई आपका कार्य किया गया हो, दूसरे में उद्देश्य दिया गया हो, तो आप टू से जोड़ देते हैं। वांट और वांटेड टू के द्वारा उद्देश्य वहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया, यही क्वेश्चन पूछ लिया, राम टुक ए नाइफ, राम ने चाकू लिया, ही वांटेड टू किल मी। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले वाले काम के बाद सो दैट का यूज करेंगे, दो के बाद क्या करेंगे, ही, और सेंटेंस में वांट और वांटेड टू को हटाएंगे। वांट अगर है तो वांट को हटा करके मे का यूज करेंगे, लेकिन वांटेड टू है तो उसको हटा करके माइट का यूज कर देते हैं। राम टू के नाइफ सो दैट ही माइट किल मी। फिर कह रहा है आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। आई वांट टू सी द, यहाँ देखो वांट टू क्या लिख देंगे, आई मे सी। जहां पर प्रेजेंट में लिखा रहे वहां पर वांट रहेगा और आप मे लगाएंगे। जहां पर आपका पास्ट में लिखा रहेगा, देखिए राम टू के नाइफ, राम ने चाकू लिया, ही वांटेड टू, सो दैट से जोड़ा, वांट या वांटेड टू को हटाया, मे या माइट लिख दिया। वांट की जगह पे जब रहेगा तो मे लगाइएगा, वांटेड रहेगा तो माइट लगाइएगा। ये भी आपने जान लिया और ये आपने सीख लिया क्या, उद्देश्य। इसके अलावा अगला आपका देखिए विरोध व्यक्त करने के लिए, ये पूछा जाता है विरोध व्यक्त करने के लिए। विरोध व्यक्त करने के लिए क्या आपको करना है, 2 अथवा अल्दो से सेंटेंस को शुरू करना है और दोनों वाक्यों को यट से जोड़ना है। आपको अभी जस्ट मैंने कल वाली वीडियो में पढ़ाया कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में आपको अगर विरोध व्यक्त करना है, 2 सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट दिए गए होते थे, तब आप क्या करते थे, दोनों वाक्यों के बीच में खाली यट बट स्टिल लिख देते थे। जैसे आपको मैंने बताया होगा, अगर ये एग्जाम्पल ही इज रिच, ही इज माइजर, तो वहाँ पर आपको कंपाउंड बनाना होता तो ही इज रिच बट ही इज माइजर, यट ही इज माइजर, यट माइजर ऐसे लिख देते। लेकिन आपको अगर कॉम्प्लेक्स में बनाना होगा तब आप सेंटेंस की शुरुआत 2 अथवा अल्दो से करिएगा, अल्दो ही इज रिच, फिर यट से जोड़ करके दोनों सेंटेंस को उतार दीजिएगा। फिर कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। ही फेल्ड इन द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया। अब बताओ भैया, सेंटेंस की शुरुआत 2 अथवा अल्दो से कर दीजिए, अल्दो। सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, यट से जोड़ दो। 2024 में अभी पूछा गया था, ही इज पुअर, ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। भैया अल्दो या 2 लिख दिया, ही इज पुअर, यट लिखा, ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। तो इस तरह से अगर आपने देखा होगा कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर क्लियरली वे में पढ़ें तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखा जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं आएगी सीखने में। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। थोड़ा सा लंबा है आपके लिए, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन शॉर्टकट पढ़ करके आप जीवन में
बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे। इस वजह से आपको हर टॉपिक को क्लियरली पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जितने क्वेश्चन कम से कम पूछे गए उतने टाइप के टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। जैसे देखिए आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन चीज़ें आपकी आती हैं, जिसमें से आपके देखिएगा नाउन क्लाज आता है। नाउन क्लाज पहले मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उनमें दो ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें से एक का अपना पूरा अर्थ नहीं होता, दूसरे का अपना पूरा अर्थ होता है। किसमें? नाउन क्लाज में। नाउन क्लाज में क्या होता है? नाउन क्लाज में आपको इनडायरेक्ट नरेशन के कंजंक्शन का यूज़ करना होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको कौन कौन से कंजंक्शन पढ़ने होते थे कि दैट का यूज करना। इसके अलावा आपको मैंने सिखाया कि इफ़ या वेदर कहाँ पर यूज होगा, पढ़िएगा ध्यान से। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि WH कंजंक्शन का यूज कब होगा। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया ये तीन ठीक कंजंक्शन बता दिए, उसमें तीनों प्रकार के कंजंक्शन इनडायरेक्ट नरेशन में यूज होते हैं आपके। ये तीनों कंजंक्शन किस में आते हैं? नाउन क्लाज में। एडजेक्टिव क्लाज में दो चीज़ें आप अगर याद रख पाएँ तो आसानी से आपका एडजेक्टिव क्लाज भी ख़त्म हो जाएगा। हु का यूज कब होगा? जब पहले सेंटेंस में किसी व्यक्ति का वर्णन हो और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज हो, तब आप हु का यूज करते हैं। विच का यूज कब करते हैं? जब पहले सेंटेंस में किसी, यहाँ देखो हु आपने सीख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। विच का यूज कब आता है? विच का यूज तब आता है जब एक सेंटेंस में किसी वस्तु या जानवर का वर्णन हो और दूसरे सेंटेंस में उसके लिए क्या हो? उसके लिए इट का प्रयोग हो। तब आप क्या करते हैं? विच उस नाउन के बगल में लिख देते हैं जिसकी विशेषता बताई गई हो और इट को हटाते हैं, दोनों वाक्यों को कॉमा लगा करके जोड़ देते हैं। इसके अलावा आपको रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग करके बनाना होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रिलेटिव एडवर्ब में व्हाई का यूज आता है, वेयर का यूज आता है और व्हेन का यूज आता है। ये आपको सीख लेंगे। इसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब के अलावा आपको एडवर्ब क्लाज का प्रयोग पढ़ना है। एडवर्ब क्लाज में आपको समय व्यक्त करने के लिए आपने पढ़ लिया एज सून एज और नो सूनर डिड का प्रयोग। एज सून एज, नो सूनर डिड के अलावा आपने पढ़ लिया आफ्टर बिफोर का प्रयोग कब होता है। आफ्टर बिफोर के अलावा आपको टिल अनटिल उसी में पढ़ाया गया समय व्यक्त करने के लिए। स्थान व्यक्त करने के लिए दो कंजंक्शन आएंगे, व्हेयर और व्हेयर ईवर, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कारण व्यक्त करने के लिए सिंस, एज अथवा बिकॉज का प्रयोग होता है, यह आपने सीख लिया। परिणाम व्यक्त करने के लिए सो और डॉट 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 दैट का यूज होता है, यह आपने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन परीक्षा में देता है। इसके अलावा आपने सीख लिया उद्देश्य। उद्देश्य में सो और दैट एक साथ आता है, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आपने परीक्षा में कैसे करना है ये देख लिया। इसके अलावा विरोध व्यक्त करने के लिए आपने दो अथवा अल्दो का यूज सीख लिया। अगर आप इतने यूज सीख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने दुलारे बच्चों, तो आपने अब तक अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2024 से लेकर के 14 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड जितने भी नियम हैं वो आपने सीख लिए हैं। अगर इतने नियमों का आप ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से इसके बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आप आसानी से कर पाएंगे। आपका